नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई है एक्सपीरियंस, आप हमारे तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या यहाँ कॉमेंट सेक्शन में। जो मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ, इनकी जब कहानी मैं सुन रहा था फ़ोन पर, ये मुझसे जब बात कर रही थी, मुझे हर 1-1.5 मिनट बाद हंसी आ रही थी। मैंने इनसे कहा कि आप वास्तव में मतलब ये सब हुआ है आपके साथ? उन्होंने कहा हाँ, और ये बैठे मेरे पतिदेव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, लो नितिन इनसे भी बात करो। जब उन्होंने भी बताया तो फिर मेरी हंसी और दुगनी। मैंने कहा यार, ये कहानी शामिल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी विचित्र कहानी मैंने अभी तक नहीं सुनाई है। और ऐसा भक्त माँ भवानी को भी कोई दूसरा ही मिलेगा या ना भी मिले, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। जिस तरह की ये बातें माँ भवानी से बोलती हैं, जिस तरह की इनकी ज़रूरतें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में भी बताऊंगा, एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जिसमें साइंटिस्ट गए, बाहर आए खाली हाथ। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। मतलब साइंस भाई बहुत बड़ी बात है, साइंस मैं मानता हूँ, साइंस की जय हो। लेकिन जब माँ भवानी चमत्कार करती हैं तो साइंस इस दुविधा में पड़ जाती है और मन ही मन बोलती है, जे का हो रो है, जे का हो रो है, जे कैसे हो सकता है, जे हो ही नहीं सकता। मतलब अल्फा बीटा कॉस थीटा आमा गामा, बाबा रे बाबा, सब अपना गाल पीट रहे होंगे ये अल्फा बीटा सब लोग। खैर, अभी कहानी शुरू करने से पहले इंट्रो आने वाला है। इंट्रो के बाद मैं आपको बताऊंगा बड़ी कमाल की चीज़ें और बड़ी कमाल की कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। जय मां भवानी। अब कहानी शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहली बार आए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम तेरी वीडियो को लाइक क्यों करें, तो मत करो। पहले पूरी वीडियो देख लो, आपको आनंद आता है, आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। यहाँ कोई कंटेंट क्रिएटर, सब्सक्राइबर, ये वो वैसा हिसाब नहीं है भाई। मैं तो सीधी सादी कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छी लग जाती है, आप पसंद करते हो, कभी कभी डांट भी देते हो, मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आया, ये वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल मंदिर के बारे में बताता हूँ जहाँ से साइंटिस्ट बाल नोचते हुए बाहर निकले थे। ये महाराष्ट्र में है चमत्कारी मंदिर और नाम है गड़िया घाट मंदिर। विशेषता भी बताता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काली सिंध नदी के किनारे है ये मंदिर। और यहाँ सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि माँ भवानी के सामने जो मंदिर में दिया लगा हुआ है, ये कई सालों से लगातार जल रहा है, जिसमें कि घी और तेल की आवश्यकता ही नहीं होती। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, अब यहाँ पर आपको और आश्चर्य होने वाला है। पता है क्यों? काली सिंध नदी जो है उसके पानी से ये दिया जलता है। वहाँ से पानी लाया जाता है, माँ भवानी के सामने जो दीपक रखा है उसमें ये पानी डाला जाता है और वो रुई से जो बत्ती बनती है वो रखी जाती है। सभी के सामने होता है ये, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के ला रहे हैं, बना के ला रहे हैं, ना ना, सबके सामने एकदम खुल्लम खुल्ला हो रहा है ये। और फिर जोत लगाई जाती है और वो वैसे ही जलता है जैसे कोई दीपक घी और तेल वाला जलता है। हाँ, अभी थोड़ा आश्चर्य आपको लगा होगा। और अभी एक और कमाल सुनो। अगर आप उस नदी का पानी लेते हैं और अपने घर पर भी ले जाकर इस तरह से किसी दीपक में डालते हैं, ठीक है, उस पानी को, और जोत लगाते हैं तो वो नहीं जलता। लेकिन मंदिर में आते के साथ ही माँ भवानी के सामने इस दीपक में डलते ही ये कुछ चिपचिपा घी तेल जैसा पदार्थ हो जाता है, मंदिर के बाहर नहीं। खैर, वो साइंटिस्ट तो अपने बाल नोचते चले गए। और ऐसे तो पता नहीं और कितने उदाहरण हैं, कितने एग्जाम्पल हैं जिसमें ईश्वर ने ऐसे ऐसे कमाल कर रखे हैं जो आज भी लोग सोचते फिर रहे हैं। ईश्वर के चमत्कार के आगे सभी को नतमस्तक होना चाहिए। यहाँ साइंस नहीं खेलना चाहिए। और जितने भी ये साइंस वाले विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं, देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ईश्वर की भक्ति और साइंस के बीच का जो गैप है उसे समझो, ठीक है। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि जब ईश्वर चमत्कार करते हैं तो साइंस दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। खैर,
अब मिलवाता हूं एक ऐसे कमाल के भक्त से जिनके जैसी कहानी आज तक मैंने नहीं सुनाई है। नाम सिमरन है। बहुत ही हंसमुख, चुलबुली और नटखट इनका व्यवहार है। इन्होंने बातों बातों में मुझे बोला कि नितिन भाई, क्या हमारी कहानी डलेगी? मैंने आपकी कहानी तो अब सबसे पहले डलेगी, क्योंकि लोगों के चमत्कार मैंने शेयर करे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर लोगों को आंसू आ गए, कुछ ऐसे हैं जिससे मुस्कुराहट आ गई, कुछ ऐसे हैं जिससे डर लगा, लेकिन ये बड़ा अजीब का कमाल का भक्त है और आपकी कहानी मैं ज़रूर बताऊंगा। अब आओ इनसे मिलवाता हूँ। मध्य प्रदेश की ही रहने वाली हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, 2 बच्चे हैं और पतिदेव एक साधारण सी कंपनी में साधारण सी जॉब करते हैं। हाँ, घर परिवार में हर वो ज़रूरी सामान है जो कि होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अब ये जो भक्त है इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से जानो, क्योंकि पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये एक साड़ी के शोरूम में पहुंचती हैं, साड़ी के बारे में पता करती हैं तो वो साड़ी तकरीबन 1500 रुपये की है। अपने पर्स से माँ भवानी की एक फ़ोटो निकालती हैं, धीरे से बोलती हैं, माँ भवानी मेरे पास सिर्फ 600 रुपये हैं, ये 600 रुपये में दिलवा दो, और फोटो को करा वापस से पर्स में अंदर। फिर दोबारा मोल भाव करना शुरू और बात हो गई जी 600 में तय। विश्वास बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ, सच में। सुनो, अभी कमाल की बात सुनो। घर पर आती हैं, पतिदेव को बताती हैं। रात में जब ये चारों जने खाने पे बैठे हैं तो आज मैंने माँ भवानी से कहा कि ये 1500 की साड़ी 600 में मिल जाए तो माँ कमाल हो जाए। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे को सच्ची में नहीं समझ आता, तुम क्या बोल रही हो? ईश्वर से तुम कैसी कैसी बातें मांगती हो? क्या क्या ऐसे कोई करता है क्या? नहीं नहीं पापा, मम्मी का एक कमाल तो मैं बता देती हूँ। अरे चुप कर गुड़िया। एक बड़ी बेटी है और एक छोटा गुड्डा है, मतलब बेटा है। बड़ी गुड़िया ने कहा कि हमारी गली में वो, जैसे आपने सुना होगा, शायद आपकी तरफ ऐसा होता है या नहीं होता, तो बाहर भी लोग साइकिल पर, कभी कभी ठेली पर सूट बेचने आते हैं, कभी कुछ पर्दे वगैरह बेचने आते हैं, या सोफ़े के ऊपर जो कवर होता है, या बेड पर चादर, बेडशीट वगैरह, है ना। तो एक इनकी गली से बेडशीट बेचने वाला निकल गया। बहुत उदास हो रही थी, परेशान हो रही थी कि अब वो पीछे वाली गली में आवाज़ आ रही है और वो मेरी जो पीछे जो रहती है मेरी सहेली, जो कि सिर्फ नाम को है, वो बेडशीट खरीद लेगी जो मुझे चाहिए थी। काश ये वापस आ जाए। नहीं आया। माँ भवानी की फ़ोटो निकाल कर मम्मी ने कहा कि वो जो बेडशीट बेच रहा है उसे वापस हमारी गली में भेज दो, मुझे वो ब्लू कलर वाली बेडशीट खरीदनी है। माँ भवानी, आपने सुना ना मेरी बात, और वापस पर्स में रख लिया। उसकी आवाज़ आ गई गेट के पास, माता जी क्या आपको बेडशीट लेनी है या हम चलें? इनके पापा ने कहा कि बेटा सच बोल रहा है। हाँ पापा जी, मम्मी पता नहीं क्या क्या मांगती रहती हैं, और जो माता रानी है ना, मानती भी हैं इनकी बातें। तो ये हमारी बहना, मतलब सिमरन, हंस के क्या बोलती हैं कि अगर मैया मेरी इतनी सुनती हैं, मेरी मानती हैं, तो मैं तो उनसे मांगूंगी। मैंने तुमसे मांगा है क्या कुछ? कभी भी तुमसे कुछ मांगा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मांगा तो नहीं है, लेकिन मेरे बटुए में से पैसे कम हो जाते हैं और मुझे पता है बिना मांगे काम हो जाता है। अब ये चारों जने हंस रहे हैं। वो छोटा सा गुड्डा तो बहुत ही छोटा है अभी, ठीक है, करीब 7-8 साल का है। तो गुड़िया ने पापा से क्या कहा कि ये सबके लिए नहीं मांगती, सिर्फ अपने लिए मांगती हैं। और मैया रानी को मैंने भी कई बार बोला पापा कि मुझे साइकिल दिलवा दें, साइकिल दिलवा दें। माता रानी हमारी नहीं सुनती, माता रानी हमारी माता की सुनती हैं, और हमारी माता हमारी नहीं सुनती हैं। पापा हंस रहे हैं कि बेटा तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? उसने कहा, हाँ पापा, मम्मी की सारी बातें मानती है माता रानी। हमने बहुत बार मांगा कि हमें साइकिल दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो, हमारे को साइकिल नहीं मिल रही। अरे हमें पुरानी साइकिल दिलवा दो, हमको साइकिल चलाना अच्छा लगता है। तो पापा ने कहा एक काम करते हैं, ये मैया रानी और तेरी मम्मी को हम साइड करते हैं, कल साइकिल लेके आएंगे। कल इतवार है, मुझे ऑफिस नहीं जाना, और हम साइकिल लेकर आएंगे। बहुत खुश है वो छोटा सा गुड्डा भी, बहुत खुश हो रहा है। अभी उसे साइकिल चलानी भी नहीं आती, लेकिन खुश है कि घर में कोई सामान आ रहा है। बड़ा प्यारा सा माहौल है। अब इसने माँ भवानी से जाकर अर्जी लगा दी कि मैया कोई पुरानी सबसे अच्छी साइकिल दिलवा देना मेरी बिटिया को। उनके सामने नहीं, लेकिन हाँ पीठ पीछे अपनी बिटिया के लिए, बेटे के लिए, पतिदेव के लिए अच्छी बातें सोचती भी है, और माँ भवानी से उनके लिए प्रार्थना भी करती है। ये बाजार गए हैं और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 1.5 महीना चली हुई एक साइकिल मिल गई, वो भी आधे दाम में। बहुत खुश है, और सबसे ज़्यादा तो ये खुश है क्योंकि मैया रानी ने वो साइकिल दिला दी जिस पर से तो अभी पन्नी भी नहीं उतरी है। मेरी मैया ने दिलवाई है साइकिल।
तो बिटिया क्या बोलती है कि आपकी मैया ने साइकिल नहीं दिलवाई, मेरे पापा ने साइकिल दिलवाई है। और आपको और मैंने माता रानी को तो बहुत बार बोला मुझे किसी ने साइकिल नहीं दिलाई, मेरे पापा ने साइकिल दिलाई है, पापा बेस्ट हैं, पापा ग्रेट हैं, बहुत खुश। और पापा तो ये मानो कि छाती चौड़ी हो रही है कि हाँ मेरी तारीफ़ हो रही है, घर में हो रही है, कभी तो हो रही है, मतलब कभी कभी तो होती है इनकी भी, और बहुत खुश हैं। तभी इनके ये खुशी छाती फूलने पे सब पर एक ठंडा पानी पड़ गया। क्यों? अगर मैं ना कहती माता रानी से कि मेरी बिटिया को साइकिल मिल जाए अच्छी, तो नहीं मिलती साइकिल, कोई पापा ने नहीं दिलवाई, तुमको उस दुकान पर मेरे कहने से मैया ने पहुंचाया है। वाह जी वाह, मतलब ये तो कमाल ही हो रहा है कि मैं अगर हेड आया तो जीतूंगी और टेल आया तो तुम हारोगे, ये क्या बात हुई? अरे गेम में हम हैं ही नहीं। तो उन्होंने कहा ना, मेरे और मेरे माँ भवानी के बीच में कोई भी एक तरह का जिसे कहते हैं ना भक्त और ईश्वर वाली बात नहीं है, वो मेरी सगी माँ जैसी हैं और माँ अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। और धीरे धीरे इनकी ये जो बात है थोड़ी घर के बाहर भी जा रही है। अड़ोसी पड़ोसी ने इनका मजाक भी बनाया, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि माँ की आस्था मैं जिस तरह से करती हूँ मुझे पसंद है, माँ भवानी को पसंद है, तू कौन खामखा। इनका ये वाला हिसाब किताब है और ऐसा होना चाहिए। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा सोचा तो हमें अच्छा लगेगा, उसने हमारे बारे में बुरा सोचा तो हमारा दिल दुखेगा। है किसी की सोच की वजह से हम अपना दिल क्यों दुखाएं? ये बहुत खुश है, बिंदास है, कोई समस्या नहीं, बच्चे खुश, पति खुश, सब कुछ अच्छा। समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि इतवार के बाद जब 2-1 दिन ये ऑफिस गए हैं तो दफ्तर में पता पड़ा है कि ये वाला ऑफिस अब कहीं किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ के सभी लोगों को अब हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इनको उस तरफ उस जगह तब्दील कर, ऐसा नहीं कि इन सबको वहाँ के लिए तबादला मिल जाए ना। उन्होंने कहा नई जगह है और वहीं पे हम लोगों को अपॉइंट करेंगे। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बस तनख्वाह जो आपकी बनती है 2-2 महीने की एक्स्ट्रा देकर आप बस यहीं तक का साथ था। एकदम से नौकरी छूट गई और समस्या आ गई, क्योंकि 1 महीने बाद बेटिया और इस बेटे की जो फीस है वो भी जमा होनी है। हाँ, घर इनका अपना है तो किराए से तो बच गए। ये घर पर आए हैं बड़े परेशान हैं, चिंतित है, और ये खिलखिलाकर हंसकर, जैसे इसका नेचर है वैसे ही बात करी। अरे क्या हुआ, दफ्तर से निकाल दिया क्या? क्या हुआ? नौकरी हाथ से चली गई, और हंसने लगी। ये क्या बोलता है कि वास्तव में नौकरी हाथ से चली गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहे अच्छा, तो परेशान होने का थोड़ा सा ड्रामा तो करो, तुम्हारे चेहरे पर हल्की हल्की जो मुस्कुराहट आ रही है इसे रोको पहले तो। अब उस आदमी ने पहले बहुत कोशिश करी इसे समझाने की, लेकिन इसका जो नेचर है कि मैं तो सामने वाले को हंसाकर ही रहूँगी, ये काम कर गया। बार बार बोल रही हैं अरे ये जो इतनी मोटी मोटी मूछें रख रखी है ना तुमने, इसमें हंसी फंस जाती है, ये सारी मूछें हटा दो। अब वो हल्का सा मुस्कुराया। ये देखो कितनी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ रही है। मैं कह रही हूँ सारी मूछें हटा दो तो ढंग से हंसी आ पाएगी। अरे नौकरी से निकाल दिया तो निकाल दिया कि जहाँ में नौकरियाँ ख़त्म हो गई। अभी माँ भवानी से बोलती हूँ अभी नौकरी आई। अभी हंसने लगा, खिलखिलाकर हंस रहा है। तभी बच्चे भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे पापा क्या हुआ, माँ ने क्या फिर से कुछ माता रानी से अजीब सा मांगा जिसकी वजह से आपको हंसी आ रही है? इन्होंने कहा ना ना, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि आपके पापा की नौकरी पर थोड़ी सी अभी परेशानी चल रही है बेटा। मेरे जॉब में कुछ समस्या चल रही है और उसको भी मम्मी हंसकर ही सुना रही हैं और बता रही हैं। जॉब पर क्या समस्या, मैं समझी नहीं बेटा। अरे आप मत समझो कुछ भी, आप अपना अंदर जाओ, कपड़े वपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो, खाना खाओ और अभी आराम करो। तो ये यहाँ अपने पतिदेव से क्या बोलती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी नौकरी चली गई, चाय पियोगे अदरक वाली? थक रहे हो और बोलो चाय बनाऊँ? इसने कहा तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो, हमारे को ना सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह देकर इन्होंने आगे के 2 महीनों की और बाहर कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा मैं क्या करूँ, तुम्हारे बॉस को फ़ोन करके डांट देते हैं। तो हंसने लगा। अरे ऐसा नहीं होता, तुम बात समझो, अगले महीने दोनों बच्चों की फ़ीस देनी है। हाँ तो दे देंगे फ़ीस, हम पे इतने पैसे हैं, क्या हो गया? सिमरन तुम समझ नहीं रही, एक तो वैसे ही आजकल महंगाई बहुत है और नौकरी ना होना बहुत परेशानी हो जाती है। उन्होंने कहा हाँ मैं सच्ची में तुम्हारे को देख देख के कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं भी परेशान लगूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। मुझे तो माता रानी ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि मेरे से हंसी रुकती नहीं है। और नौकरी चली गई तो चली गई, मैं तो जा रही हूँ चाय बनाने, पीनी हो तो बता देना वरना रोते रहो नौकरी नौकरी नौकरी। अभी हंसने लगा। अरे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है अदरक वाली चाय बनाओ। पराठे ले आऊँ? आलू के पराठे बनाए हैं?
सोच लो, हाथ से निकल जाएंगे। या तो अभी तुम रो लो मेरी नौकरी चली गई, या मेरे साथ हंस के मुस्कुरा के पराठे खा लो। इसने कहा ठीक है, रो तो बाद में लूँगा, पहले पराठे खिला दो। घर में माहौल ये हमेशा अच्छा रखती है, बहुत खुश है। अब जब पराठे खा रहे हैं तो तभी ये क्या बोलते हैं भाई साहब, 1 महीने बाद हमारी रिश्तेदारी में जिनकी शादी में हमें जाना है उसके लिए क्या सोचा है, उसे क्या दें। उन्होंने कहा अरे एक काम करूँगी ना, मैं साड़ी ले आऊँगी, हमें तकरीबन 3-4 साड़ियाँ देनी होंगी, मैं साड़ी दे दूँगी। लेकिन साड़ी भी तो इतनी महंगी आती है। कह रहे अरे ना 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 ना, मैं ऐसी जगह से साड़ी लेकर आऊँगी जो दिखती महंगी ज़रूर है लेकिन होती महंगी नहीं है, मैं ले आऊँगी। फिर भी एक एक साड़ी 3-3, 4-4 हज़ार की आती है। तो ये क्या बोलती है, मैं 1000 रुपये में 4 साड़ी ले आऊँगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, वो उसकी क्वालिटी और सब कुछ। कह रहे अरे तुम छोड़ो ना क्वालिटी, मुझे शादी में अगर पता है जिनके मैं जा रही हूँ जिन्हें दूंगी ये साड़ी वगैरह, मतलब 4000 की भी साड़ी दे दूंगी तो वो लोगों को 400 की बताएगी। मैं भी इन्हें महंगी क्यों, मैं भी इन्हें सस्ती वाली दूंगी। और ऐसा चलता है। तुम हमारे मामले में बोलो मत, तुम अपना काम से काम रखो। और वैसे तो तुम्हारी भी नौकरी भी नहीं है, तुम बोल भी नहीं सकते। और ये हंसने लग गई। ये फिर से हंस गया कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। अगले दिन ये भाई साहब घर पर ही हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये जो धर्मपत्नी हैं ये शॉपिंग के लिए जा रही हैं। इन्होंने मना कर दिया भाई साहब ने कि भाई मैं नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं है। तो जाते जाते क्या बोलती, हाँ तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई, क्या कर सकते हैं। वो फिर से हंसने लगा कि तुम सच में कैसे बोलती हो, तुम्हें पता भी नहीं पड़ता। इतनी बड़ी बात तुम हर बार हंस के बोल कर चली जाती हो। जाओ तुम अपना शॉपिंग पर जाओ, मुझे लोगों से बात करनी है। ये अपने रिश्तेदारों से, कुछ ख़ास दोस्तों से पता करना चाह रहा है कि कहीं अगर कोई नौकरी है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये पहुँची है एक साड़ी की दुकान पर। साड़ी की दुकान पर वही आपको पता है, याद है, 1500-600। इसने माँ भवानी से अर्ज़ी लगाई और माँ भवानी ने फिर से इसकी बात मान ली। हाँ, इस बार 100 रुपये थोड़े से ज़्यादा चले गए, कोई बात नहीं, ये तो मैया बेटी की बात है, इसमें आप और हम कर ही क्या सकते हैं। घर पर आई और खुशी खुशी बताती है, ये देखो 4000 की एक बता रहे थे, 1100 में 4 साड़ी ले आई मैं तो। अब ये सोच रहा है कि अरे भैया, माँ भवानी इसकी इतनी कैसे मान लेती हैं, कैसे इसकी इतनी सुनी जाती है, मुझे नहीं समझ आता। और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन बैठ कर ये मंदिर के सामने पूजा करती हो, कहीं मंदिर जाती हो। हाँ, हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाती है, लेकिन इतनी कौन, मतलब कैसे सुनता है। एक काम करो, तुम जब इतनी ही माँ भवानी को मानती हो और वो तुम्हारी सुनती हैं, तो माँ से तुम मेरी नौकरी की बात कर के देख लो, मेरे को नौकरी मिल जाए। इन्होंने कहा अच्छा जी, नौकरी गई तुम्हारी और मैं लगवाऊँ, मैं क्यों लगवाऊँ, मेरे और माँ के बीच में तुम मत आओ। उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करो ना, अगर मैया तुम्हारी इतनी सुनती हैं तो तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों नहीं नौकरी करती। बच्चे भी अब बड़े हैं, छोटा वाला भी अब 7 साल का हो गया है। तुमने कहा था कि हाँ मैं नौकरी करूँगी, और जैसा तुम पहले करती थी, बच्चे छोटे हैं इसलिए तुमने छोड़ दी, और मैं मानता हूँ अब तो तुम नौकरी कर सकती हो। बोलो अपने माँ भवानी से, बोलो बोलो। इसने कहा ठीक है, मैं कल ही नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ। ये हंसने लगा, क्या बोलो तुमने, कल ही नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ। कहीं से तुम्हारे पास लेटर आया हुआ है, तुम्हारे को लोग बुला रहे हैं नौकरी के लिए, है बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ भी बोलती हो तुम। तो इसने कहा कि अरे मैं जानती हूँ, यहाँ से जो आगे पढ़ता है ना स्कूल, हमारे बच्चों के स्कूल से पहले वाला, वहाँ नौकरी है, मुझे पता है। और मैं पहले भी टीचिंग कर चुकी हूँ, इतनी बढ़िया मैं टीचर रही हूँ, मुझे 8-10 साल का तजुर्बा है। तो मैं जाऊँगी, नौकरी चाहिए बता दूँगी, वो दे देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए बैठे हैं ना स्कूल में सब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की कब मैडम आएंगी और कब हम नौकरी देंगे। तो ये क्या बोलती है कि ठीक है, मैं कल ही इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, और अगर मेरी नौकरी लग गई तो रात में खाना तुम बनाओगे। इसे बहुत बड़ा काम सौंप दिया गया है। इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं बाहर से ला कर, नहीं बाहर बाहर कुछ नहीं ना, हम बाहर जाएंगे खाना खाने। अगर मेरी नौकरी लग गई तो रात का खाना कल तुम बनाओगे। अब भाई साहब ने ज़्यादा ही जोश में आकर हाँ बोल दिया कि ठीक है, कल का खाना मैं बनाऊंगा अगर तुम्हारे को नौकरी मिल जाती है तो। पता है ऐसे कि एकदम से ऐसे कहाँ मिलती है, और स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। अगला दिन है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ये भाई साहब मैडम को देख रहे हैं कि मैडम तैयार हो रही हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले रही हैं। ओहो, नौकरी पे जा रही है मैडम। हंसने लगा, अरे माता रानी को तो बोल देती। इसने कहा कि माता रानी मेरे साथ हमेशा ही रहती हैं। और हाँ, रात में खाना क्या पकाना है ज़रा सोच लेना तुम, कहीं तुम्हारी ये मोटी मोटी मूँछों के बीच में तुम्हारी जो हंसी है वो बाहर ही ना निकले। अब दोनों एक दूसरे को इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को चिढ़ा रहा है, यहाँ पर ये हंसी खुशी का माहौल है। अब ये जब घर से निकली हैं तो एक ऑटो में 2 महिला बैठी हुई थी, ये भी उसमें जाकर बैठ गई। अच्छा, अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी तो लाइक शेयर, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना नाम अपनी जगह ज़रूर लिखिएगा, और लिखिएगा सबसे पहले जय माँ भवानी।
अब होता क्या है कि ये ऑटो में बैठी हैं, उसमें पहले से 2 महिला बैठी हुई हैं जो कि उसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। उनके कपड़े और उनके बातचीत से ये लग रहा है कि इससे थोड़ी पढ़ी लिखी ज़्यादा है और इनको तो नौकरी फटाक से मिल जाएगी, मैं रह जाऊंगी बाहर। पर्स अपना चुपके से धीरे से खोला, मैया रानी की फ़ोटो निकाली और माता से क्या बोलती है, माँ भवानी ध्यान रखना। जब ये बोल रही थी तभी वो दोनों क्या बोलती हैं, आपस में जो बात कर रही हैं उसी स्कूल का नाम लेकर कि वहाँ पर जॉब तो यूं ही लग जाएगी हमारी, क्योंकि हमें जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो इस स्कूल से अच्छे स्कूल का है, तो हमारी तो जॉब ऐसे ही लग जाएगी। इसने सुन लिया। अब इसे पता चल गया है पक्का कि ये दोनों भी वहीं जा रही हैं। माँ भवानी की दोबारा से तस्वीर निकालती है, फ़ोटो निकालती है और माँ से क्या बोलती है धीरे से, मैया रानी ये दोनों उस स्कूल तक नहीं पहुंचनी चाहिए और मेरी नौकरी लग जाए। अब यहाँ से स्कूल में तकरीबन 35 मिनट का रास्ता बाकी है। तभी ऑटो वाले ने एक जगह ऑटो रोक दिया और बोलता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट का काम है, आप सभी यहाँ बैठिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। अब इन दोनों ने एकदम से शोर सा मचाया कि नहीं नहीं, हमको जाना है, हमें स्कूल में इंटरव्यू है भाई हमारा, आप ऐसे कैसे जा सकते हो। इसने कहा कि बहन जी मैं सच में वापस इस रूट पर नहीं आऊँगा, मुझे वहीं से कुछ और काम है, मेरी आप बात मानो, मुझे बहुत उल्टा आना पड़ेगा। नहीं मानी। उन दोनों ने बहुत कुछ सुनाया तो इसने कहा ऑटो वाले ने, ठीक है फिर आप दूसरा ऑटो देख लो। अब ये तीनों उतर गई, वहाँ तक के पैसे दिए, ऑटो करा इसने भी और उन दोनों ने भी, और ये चले गए। ये स्कूल आ गई, ठीक है, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गई। और इस वजह से भी सिलेक्ट हुई कि बाकी कंपटीशन के लिए जो कैंडिडेट आने थे 2 और, वो नहीं आ पाए। हाँ, आपने सही सुना, इसने ऑटो में ये बोला था माँ भवानी कि सिर्फ मैं पहुंचूं और ये दोनों वहाँ इंटरव्यू देने ना आ पाए, और ये दोनों यहाँ नहीं आ पाए। अब ये बहुत ज़्यादा खुश है, बाज़ार में बीच में मिठाई वगैरह ख़रीदी है, फल फ्रूट ख़रीदे हैं, घर पहुँची है। खटकाया तो पतिदेव ने दरवाज़ा खोला और घर में आके मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ जी, रात में खाना क्या बनाओगे ये बता देना। और ये हंसने लगा, क्या क्या बोल क्या रही हो, वास्तव में नौकरी लग गई क्या तेरी। उसने कहा हाँ, जब मैं माँ भवानी को साथ लेकर गई हूँ तो कौन मुझे मना कर देगा। और ये दोनों इतने हंस रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, कमाल हो गया है। अब वो कहता है कि ठीक है आज खाना मैं ही बनाऊंगा। तो बोलती है अरे ये तो सिर्फ कहने वाली बात थी, हम तीनों को भूखा नहीं सोना। ये बोला मतलब कौन 3 भूखे, क्यों सोएंगे। अरे मैं, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, अगर तुमने खाना बनाया तो हम भूखे ही सोएंगे ना, क्योंकि तुम्हें आता तो है नहीं, ढंग से बनेगा नहीं, नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक, हो गया काम। और शांति से बैठो, मैं बनाती हूँ बढ़िया सा खाना। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ चमत्कार खत्म हो गया, ना ना ना, अभी चमत्कार और सुनो। रात में ये जब इन सब का खाना चल रहा था तभी पतिदेव से बोलती हैं कि हम अगर रोज़ ऑटो से जाएंगे तो हमारे पैसे बहुत सारे लग जाएंगे, क्योंकि 40-1 मिनट लगता है और ये बहुत ज़्यादा घुमाते हुए लेके जाते हैं जहाँ पर इन्हें सवारियाँ मिल जाएँ। अगर हम पर अपना कोई वाहन हो, कोई स्कूटी, कोई साइकिल, कोई कुछ भी, मतलब तो हम एक तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे और पैसा भी कम लगेगा। तो क्या बोलता है कि ठीक है फिर एक नई स्कूटी खरीद लेते हैं। और मैं भी बहुत समय से सोच रहा था कि एक स्कूटर हम पे होना चाहिए, मैं भी दफ्तर, बस में, टेम्पू में लटकता हुआ जाता हूँ, एक स्कूटी। तो इन्होंने कहा कि अभी हमारी गुंजाइश ऐसी नहीं है, तुम्हारी भी नौकरी नहीं है और अभी मेरी भी ताज़ा नौकरी लगी है, तो इस महीने की जो तनख्वाह आएगी उसमें एक सेकंड हैंड स्कूटी देखते हैं। इसने कहा ये विचार भी अच्छा है, सेकंड हैंड स्कूटी पर तुम भी थोड़ा सीख जाओगी क्योंकि अभी तुम्हें अच्छे से आती नहीं है। इसने कहा मुझे तो ऐसी आती है कि मैं अभी तुम्हारे को स्कूटर पर बैठा कर चांद पे ले जाती हूँ। अब फिर से हंसने लगा कि तेरे से तो बात करना ही बेकार है, तू कुछ भी बोलती है। अब इनको स्कूल जाते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है। यहाँ पतिदेव जब भी इनके सामने होते हैं तो मुस्कुराते हैं क्योंकि वो इन्हें रूठने नहीं देती हैं, और वो मन ही मन माँ भवानी से हर बार यही प्रार्थना कर रही है कि ये खुश रहे, इन पर कोई समस्या ना आए और जल्दी इनका भी काम बन जाए। लेकिन आज परेशानी है थोड़ी, वो बहुत उदास है, उसकी आंखों में आंसू है, जो इनके पतिदेव हैं, कि हर बार तू बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल देती और मैं अपने गम, अपनी परेशानी, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता हूँ। ऐसे कब तक काम चलेगा सिमरन, एक बार मेरे लिए माँ भवानी से तू कह कर देख ले, क्या पता मैया रानी तेरी सुन ले। तो क्या बोलती है सिमरन यहाँ पर भी, एक मिनट देखो, ये पहले तो आंखों से आंसू हटाओ।
माँ भवानी रोती आंखों को नहीं देखती है, पहले हटाओ इसे। सिमरन ने इसके आंसू पहुँचे और बोला कि अभी तुम्हें चमत्कार दिखाती हूँ। मैया रानी की तस्वीर निकाली वापस अपने पर्स से और बोलती है कि मैया रानी, ओ मेरी माता, ये जो मेरे वाले हैं ना, अब बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास दुखी, मेरी नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी दे दो ना। बस इतना ही कहा था, इसके मोबाइल पर फ़ोन आया कि भाई साहब आप इंटरव्यू देने आए थे, वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। जहाँ ये पहले नौकरी कर रहे थे उससे तकरीबन 13,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और सिर्फ 5 दिन काम करना है, 5 days वीक। इसे समझ नहीं आया कि इसने क्या सुना है। दोबारा इसने पूछा कि सर आप सही में बोल रहे हो कि मतलब आपने मुझे अपॉइंट कर लिया है या मजाक तो नहीं है? कह रहे कि मजाक क्यों करेंगे हम, और हाँ कल आ जाओ आप, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएगा आपको और आप बाकी की जो बातें हैं हमारे ग्रुप से कर लेना। अब इसने जैसे ही फ़ोन रखा उसके बाद हाथ जोड़ता अपनी धर्मपत्नी के आगे कि वैसे कमाल है भैया, मैंने आज तक इतना ज़्यादा किसी भी ईश्वर को अपने भक्त की बात सुनते नहीं सुना है। तू कमाल कर रही है, तुझे पता है कि तेरी बात कितना मानती है मैया रानी से तूने अभी कहा और मुझे नौकरी मिल गई। तो हाँ हाँ पता है मुझे, कोई नई बात बताओ। अरे नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने अभी फ़ोन पे जिनसे बात करी उन्होंने मुझे बताया और 13,000 रुपये। अच्छा ठीक है ना, चाय पियोगे अदरक वाली? कमाल है, बच्चों को साइकिल भी मिली है, बच्चे खुश भी हैं, पतिदेव को नौकरी मिल गई, इसे जॉब मिल चुकी है। अरे भैया अब क्या चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं। मतलब वो बेड शीट वाले को घुमा कर ये वापस अपनी गली में ले आती है, ये साड़ी को भी 600 रुपये में लगवा देती है। मतलब कमाल की भक्त है। और अभी यहाँ चमत्कार ख़त्म नहीं हुए, एक और सुनो। होता क्या है कि कुछ समय बीत जाने के बाद, तकरीबन 2-2.5 महीने बीत जाने के बाद इनका ये स्कूटी लेने का अब विचार बन चुका है, एक सेकेंड हैंड स्कूटी लेनी है। तो ये अपने पतिदेव के साथ एक सेकेंड हैंड जहाँ पर ये स्कूटर वगैरह मिलते हैं वहाँ पहुँची है। तो देखती है वहाँ मोल भाव वही दोनों लड़कियाँ कर रही हैं जो टेम्पो में मिली थी, याद है इंटरव्यू देने जब गई थी। पतिदेव को सब बताया इसने कि यही दो वो हैं जो कि इंटरव्यू देने आ रही थी, लेकिन माँ भवानी ने रोक दिया। उसने कहा अच्छा, लेकिन पहले मैं स्कूटर पसंद कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कैसा है क्या है। उसने कहा ठीक है। अब इसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि जो मैंने स्कूटर चेक किया है उसी को वो दोनों भी देख रही हैं, अगर उन्होंने ले लिया ये तो फिर कहीं और देखेंगे। कह रही नहीं मुझे तो यही चाहिए, इसका रंग बहुत अच्छा है। अरे बड़ा अजीब सा रंग है, गुलाबी रंग का स्कूटर कौन रखता है? नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, और ये गुलाबी नहीं होता। और वैसे मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो मैन लोग होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, इनके लिए जो नीला है वो नीला होता है और जो पीला है वो पीला होता है। लेकिन जब महिला उस कलर को जब फोकस करती हैं तो उसमें वो बता सकती हैं कि ये कौन सा वाला पीला है, ये कौन सा वाला नीला है, ये नीला वो। सही बता रहा हूँ। अरे 100 प्रकार के तो पीले और 100 प्रकार के नीले होते हैं भाई, हमें क्या पता है। और हम जब शादी वगैरह में जाते तो हम पे पहनने को होता क्या है? सफ़ेद शर्ट, ग्रे पैंट, नीला कोट, बात ख़त्म। महिलाओं को 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं ये सोचने में कि कौन सी साड़ी के साथ कौन सी चूड़ियाँ मैच करेंगी, और उन चूड़ियों के साथ क्या वो जूते मैच करेंगे, क्या ईयरिंग में। तो खैर भैया छोड़ो, माताओं को प्रणाम है मेरा। खैर होता क्या है कि उस स्कूटर वाली दुकान पर जहाँ बातचीत चल रही है तो इसे वो स्कूटी पसंद है जिसका रंग हल्का सा गुलाबी, नहीं गुलाबी में भी कोई सा गुलाबी है। पतिदेव ने कहा कि भाई वो पैसे तो ठीक लगा रहे हैं और हम पे तकरीबन 6,000 रुपये कम है। इसने कहा अरे तुम वो बात छोड़ दो पैसों की मत चिंता किया करो। इसने पर्स निकाला, पर्स में से माँ भवानी की फ़ोटो निकाली। मैया रानी ये दोनों वो स्कूटी ना खरीदें, ये स्कूटी हमारे घर आनी चाहिए और हम पे तो इतने ही पैसे हैं। अब कमाल की बात है, इन्होंने भी वो ऑफ़र रखा कि हमें ये स्कूटर इतने में चाहिए, उसने बेचने वाले ने मना कर दिया। नहीं जी, तो ये क्या बोलता है कि आज पहली बार मैया रानी ने सिमरन तेरी बात नहीं सुनी। उसने कहा अच्छा फिर अब क्या करूं, रो जाऊं? तू क्या चाहती है? इसने कहा कि भाई गर्मी सी लग रही है, सामने शिकंजी वाला खड़ा है, चलो एक एक शिकंजी पीते हैं, मतलब नींबू पानी पीते हैं। ये सोच रहा है कि अरे कैसी है ये, मतलब उदास भी नहीं हो रही, चलो शिकंजी पीते हैं। ठीक है, अब ये गए नींबू पानी वाले के नींबू पानी पी रहे थे जी खड़े हुए। तभी इनकी दुकान पर वो जो 2 महिलाएं थीं उनमें आपस में थोड़ी बहस सी होने लगी किसी बात को। तो इसने कान लगाकर सुना
तो उनमें क्या बातचीत हो रही थी कि वो स्कूटी मेरे घर रहेगी, मैं ज़्यादा दे रही हूँ, इसमें मैंने 2,000 रुपये ज़्यादा दे रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तेरे 2,000 वापस लौटा दूंगी, स्कूटी तो मेरे रहेगी। तो दोनों में होता क्या है, वो दोनों यहाँ से बिना स्कूटर लिए, मतलब बिना स्कूटी लिए चली गई। और वो कलर ऐसा है स्कूटी का, इसका ग्राहक बहुत समय बाद आया है और स्कूटर की कंडीशन बहुत अच्छी है। उसने आवाज़ दी, अच्छा बहन जी, भाई साहब शिकंजी जो पी रहे हैं भाई साहब। इसने देखा, हाँ जी 1 मिनट आओगे। वो आया, अच्छा आप बताओ कितने पैसे। कह रहे नहीं, वो जितना पैसा बोल रही थी भैया हमारे पास इतने नहीं, हम पे तो इतने हैं, लेते हो लो, नहीं लेते तो मत लो। अब वो वहाँ पे खड़ी होकर शिकंजी पी रही है, सुन रही है सब, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं मतलब, लेकिन सुनाई सब दे रहा है। अच्छा ठीक है आप ले जाओ। इसने फटाफट से गिलास रखा, पहुँच गई और पहुँचने के बाद बोलती है कि भैया देखो आपने हमारी बात पूरी नहीं मानी। इसने कहा बहन जी आपने जो कहा उतने पैसों में स्कूटर दे तो रहा हूँ, और क्या। नहीं नहीं, आप इसमें तेल भी पूरा करके दो। अब वो हंस रहे हैं यहाँ पर पतिदेव जो है, कि हो सकता है कि इसने वहाँ पर भी माता रानी से ये बात बोल दी हो कि ये स्कूटर में तेल भी डलवा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा बोला नहीं था। ये आदमी मान गया। इसने कहा ठीक है मेरी मैया, मैं आपके इस स्कूटर में अभी पेट्रोल भी फुल करवा के दे देता हूँ, अब तो खुश हो। हाँ ट्रांसफ़र वगैरह, हाँ वो सब करवाएंगे, बिना उसके हम देते भी नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसने जब स्कूटर ले लिया, जैसे ही चलने लगे तो वापस पहुंची इस स्कूटर वाले के पास। तुम कैसे भैया हो, हैं, मतलब मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसने कहा लेकिन बहना अब क्या हुआ, अरे तुम्हें पता है कि स्कूटर पर मतलब बिना हेलमेट के नहीं चलते हैं, और तुमने एक देखा है कि जब मैं, तुम बड़ी बहन जैसी हूँ नहीं हूँ। उसने कहा हाँ आप बड़ी बहन हो, तो बड़ी बहन जब स्कूटर चला रही है तो क्या वो बिना हेलमेट के चलाएगी। नहीं नहीं बहना आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अरे तो हेलमेट दिलवाओ ना मुझे, बराबर में है तो सही है हेलमेट की दुकान। अब पति देव ने अपना मुंह उधर कर लिया कि अब मैं किस मुंह से देखूं इस तरफ। पेट्रोल स्कूटर इनके रेट पर मिल गया और अब हेलमेट भी वो हंसा मुस्कुराया कि बहना मैं आपको हेलमेट तो ज़रूर दिलवा दूंगा, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बस छोटी सी। उन्होंने कहा हाँ बोलो। बहना हर रक्षाबंधन ना तू अब इस भाई को राखी ज़रूर बांधने आएगी, क्योंकि मुझे इस तरह से डांटती ना सिर्फ मेरी वास्तव में जो सगी बहन है ना बड़ी, वो डांटती है जैसा तूने डांटा है। और इस स्कूटर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ बहना, कभी भी इसमें कोई समस्या आ जाए, दिक्कत आ जाए, अपने इस भाई की दुकान पर लाओ, ठीक है, मैं ठीक करके दूंगा। जा मेरी बहना तू स्कूटर ले जा। हेलमेट भी दे दिया। और उसके बाद से आज तक तकरीबन 8 साल हो गए, ठीक है, ये हर रक्षाबंधन उनको राखी बांधने ज़रूर जाती हैं। और ये जो कहानी है यहाँ हमारे तक लाने के लिए ये जो स्कूटर वाले भाई साहब हैं, इन्होंने ही इन दोनों को मतलब कहा है कि पहले आप ये चैनल देखो, यहाँ पर लोग अपने तजुर्बे भेजते हैं और आप चाहो तो भेज सकते हो। तो पतिदेव ने, इन्होंने, हमारी बड़ी बहन सिमरन ने, और ये जिन्होंने ये बेचा है स्कूटर, इन सभी ने मिलकर मुझे कहानी भेजी है। तो इसे कहते हैं माँ भवानी के ऐसे चमत्कार जो कि लगातार हो रहे हैं, हर रोज़ हो रहे हैं और बड़े कमाल और विचित्र हो रहे हैं। आज ये लोग सभी बहुत खुश हैं, कोई समस्या नहीं है। भाई साहब की भी नौकरी लग चुकी है, उनको भी जॉब पर अब काफ़ी समय हो गया है, बच्चे समझदार हो गए हैं और छोटे वाले को साइकिल भी आ गई है चलानी। और वो जो भाई साहब हैं, मुंह बोले भैया जो हैं, वो भी अब वर्कशॉप थोड़ी बड़ी कर चुके हैं। माँ भवानी का आशीर्वाद उन तक भी आ रहा है। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। और एक बार और बोलूँगा कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए या ना करिए, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% ट्रस्ट करो, आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।